10 जनवरी यानी विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1975 में आज ही के दिन पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया था। इसी कारण 10 जनवरी को फिर उसके बाद से विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम जो ये अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन भी प्रयास करते हैं कि इसी के आसपास, उसी में भारतीय भाषा दिवस 10 तारीख भी आ जाए, इसीलिए 9, 10, 11 इसकी तिथियां हैं। तो इस तृतीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन 2026 में आप सबका स्वागत है बहुत बहुत। वादे वादे जायते तत्वबोधा की इस परंपरा में तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, संश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उसमें से सत्य को प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं। उसी परंपरा में ये एक शोध पत्र वाचन का सत्र है। आज शोधार्थियों के लिए रखा है, जो शिक्षक हैं उनके लिए कल है सर 9:30 बजे। तो इस सत्र की अध्यक्षता आज जो करेंगे, आपके बीच में परिचय में कराता हूँ, प्रोफेसर हरिंद्र कुमार जी। मेरे बड़े पुराने मित्र भी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से ही आपने, दिल्ली के ही रहने वाले हैं मूलतः, दिल्ली विश्वविद्यालय से ही ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी की पढ़ाई की। अभी लगभग 25 वर्ष से हिंदू कॉलेज, बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय का, वहाँ पर आप कार्यरत हैं। एनसीसी को भी कई वर्षों से आप संभालते हैं, नेवल विंग की एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर भी हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय का एक सत्यवती महाविद्यालय है, वहाँ आप प्राचार्य के रूप में भी आपने कार्य किया है। कई शोध पत्र हैं, लगभग 4 आपकी पुस्तकें भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरिंद्र जी। तो एक बार मैं आपसे अनुरोध करूंगा सर के स्वागत, आप जो सब, आपका नाम क्या है? शोधार्थी ही स्वागत करेंगे। क्या नाम है? संतोष, प्रीति जी। तो प्रीति जी से मैं अनुरोध करूंगा कि अध्यक्ष हमारे हरिंद्र जी का स्वागत करेंगे शॉल देकर के। खोल लो उसको। धन्यवाद। संतोष जी, हाँ आप आइए। शिमला से संतोष जी हमारे बीच में हैं। और आज इस सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर श्रीनिवास त्यागी जी मध्य में विराजमान हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय का ही एक अन्य प्रतिष्ठित कॉलेज है, अच्छा स्वागत कर दिया आपने, ठीक है। एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, गार्गी महाविद्यालय, गार्गी कॉलेज, उसमें आप पिछले कई वर्ष से हिंदी विभाग में कार्यरत हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है, मुख्य अतिथि के रूप में आ जाएं, बैठिए सर। तो अब बिना किसी देरी के हम प्रारंभ करते हैं। मैं एक एक नाम लूँगा। आप लोगों से अनुरोध है कि अधिकतम 5 मिनट समय की मर्यादा है, तो 5 मिनट में, और लिख के लाए होंगे तो पूरा शब्दशः कई बार पढ़ने लगते हैं तो देर लग जाती है, तो उसमें से मुख्य बिंदु पढ़ दीजिए। नहीं, शब्दशः भी कोई कोटेशन है तो उसको भी पढ़ने की आवश्यकता है तो पढ़ दीजिए। तो अध्यक्ष जी की अनुमति से फिर इसको हम प्रारंभ करते हैं। तो मैं एक पहला नाम लेता हूँ, आप आइए मंच पर, आप सबका स्वागत है। रजिस्टर तो लगभग 22 शोधार्थियों ने किया था, लेकिन सभी उपस्थित नहीं है अभी यहाँ। जो उपस्थित हैं उनमें मधु कुमारी है ना उपस्थित। आप पंजाब विश्वविद्यालय से हमारे बीच में उपस्थित हैं। और रामवृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र लाल तारा का चयन की दृष्टि से शैली वैज्ञानिक विश्लेषण, स्वागत है। मंच पर विराजमान विद्वज्जन, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मधु कुमारी और मेरा शोध का विषय है रामवृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र लाल तारा में चयन की दृष्टि से शैली वैज्ञानिक विश्लेषण। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य को अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। और सामान्य मनुष्य सामान्य भाषा का ही प्रयोग करता है, परंतु जो रचनाकार होता है वो सामान्य भाषा से हटकर एक विशिष्ट भाषा का प्रयोग करता है और यही आगे चलकर उसकी विशिष्ट भाषा उसकी शैली बनती है।
और शैली विज्ञान मुख्यतः दो शब्दों से बना हुआ है, शैली जमा विज्ञान, अर्थात शैली के वैज्ञानिक अध्ययन को हम शैली विज्ञान कहते हैं। और अलग अलग विद्वानों ने शैली को परिभाषित करने का भी प्रयास किया है। जैसे कि भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि किसी भी कार्य को विशिष्ट ढंग से अभिव्यक्त करने को हम क्या कहते हैं, शैली कहते हैं। और प्लेटो कहते हैं कि जब विचारों को रूप दे दिया जाता है तो शैली का निर्माण होता है। इसी प्रकार से रविंद्रनाथ श्रीवास्तव परिभाषित करते हैं कि शैली विज्ञान साहित्य को समझने और समझाने की एक दृष्टि है जो शैली के साक्ष्य पर एक और साहित्यिक कृति की संरचना गठन पर प्रकाश डालती है और दूसरी ओर उसमें निहित साहित्य की अंतर्निहितता को उद्घाटित करती है। और शैली विज्ञान के 5 तत्व हैं: चयन, विचलन, समानांतरता, अप्रस्तुत विधान और ध्वनि शैली विज्ञान। तो मेरे जो शोध का बिंदु है वो है चयन। चयन का अर्थ होता है चुनना, यानी कि भाषा में प्राप्त एकाधिक इकाइयों में से किसी एक को चुन लेना। रामवृक्ष बेनीपुरी एक हमारे हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे हैं, जिन्होंने लगभग सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। उनका रेखा चित्र है लाल तारा, और जिसमें उनके कुल 16 शब्द चित्र संग्रहित है। और उनका जो चौथा रेखा चित्र है वो है हसिया और हथौड़ा। इस शब्द चित्र के अंतर्गत बेनीपुरी ने शोषित लोगों की आवाज़ उठाने का प्रयास किया है। और शैली विज्ञान के अंतर्गत मैं इस रेखा चित्र का विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। चयन, रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपने इस रेखा चित्र के अंतर्गत कुछ विशिष्ट ध्वनियों का चयन किया है, और इस विशिष्ट ध्वनियों का चयन के पीछे उनका लक्ष्य रहा है कि जिस प्रकार से उन वाक्यों को पढ़ा जाए, पढ़ने के साथ साथ पाठक के मन में क्या एक चित्र का मानस पटल पे एक चित्र अंकित हो। तो उदाहरण इस प्रकार से है कि सर झिनझिन पके धान की सुनहली बालियों के संचय में लगी है हसिया, खट खट धड़ाम धड़ाम तपे हुए लाल लोहे पर बरसा रहा है हथौड़ा। यहाँ पर आप देखेंगे कि सर झिनझिन और धड़ाम धड़ाम ध्वनियों का विशिष्ट चयन किया गया है। इसी प्रकार से रचनाकार शब्द चयन भी करते हैं, जिसमें वह ऐसे शब्दों का ज़्यादा तक प्रयोग करते हैं जिनमें मानवीकरण की विशेषता निहित हो, जैसे कि चमचमाती देह, पतली कमर, हसिया नजनी से इठलाती रही, मुस्तक बदन घन गर्जन। इस उदाहरण में आप देखेंगे कि हसिया की देह के लिए चमचमाती, पतली कमर जैसे विशिष्ट शब्दों का चयन किया गया है। इसी प्रकार से इनके वाक्य चयन की जब हम बात करेंगे, इनके साहित्य के अंतर्गत, इनके रेखा चित्र के अंतर्गत हमें ये देखने को मिलता है कि वाक्य की संरचना के अंतर्गत ये बहुत ही छोटे और बहुत ही संक्षिप्त वाक्यों का चयन करते हैं, जैसे कि हसिया हथौड़ा शक्ति और कर्तव्य के ये 2 प्रतीक हैं, कृषि और उद्योग, प्रकृति और पुरुष। इस वाक्यांश के भीतर रचनाकार ने हसिया और हथौड़े को प्रतीक के रूप में चयन किया है। हसिया कृषि एवं हथौड़ा उद्योग का प्रतीक है, जो शक्ति और कर्तव्य को दर्शाता है। मेरे शोध आलेख का अंतिम बिंदु है शब्द चयन। शब्द चयन के अंतर्गत उदाहरण है, हसिया रो रही थी, हथौड़ा उदास बैठा था। इस उदाहरण की जो व्यंजना है वो मानवीकरण और प्रतीकात्मक है, जहां निर्जीव वस्तुओं को हसिया और हथौड़े को मानवीय भावनाओं, रोना और उदासी के साथ जोड़कर शोषक सत्ताधारी और शोषित जनता श्रमिक के बीच तनाव या समाज के अंतर्विरोधों को निशाना बनाया गया है। इसी प्रकार मानवीकरण के रूप में हसिया, जो फसल काटने का औजार है, जनता श्रमिक का प्रतीक है, उसका रोना और उसकी पीड़ा, कष्ट और शोषण को दर्शाता है। हथौड़ा, जो निर्माण और शक्ति का प्रतीक है, लेकिन अक्सर मजदूरों द्वारा इस्तेमाल होता है, का उदास बैठना उसकी शक्तिहीनता, उसकी थकान और समाज की जो व्यवस्था है, जो निम्न व्यवस्था है, उसकी ओर अंकित करता है। धन्यवाद। धन्यवाद मधु। हम आपस में शोधार्थी तो एक दूसरे का प्रोत्साहन बढ़ा ही सकते हैं ना।
तो एक बार जोरदार तालियां मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रत्येक शोध पत्र वाचन के बाद हो, है ना, तभी हम उत्साह बढ़ाएंगे, तभी हमारा भी कोई उत्साह बढ़ाएगा। थोड़ा सा और प्रयास करेंगे संक्षेप करने का। जरूरी नहीं है कि सारे ही बिंदु आ पाएं। लगभग 55 मिनट का और समय है हमारे पास, और बहुत से शोधार्थी हैं जिनकी इच्छा है कि शोध पत्र प्रस्तुत किया जाए। अगली शोधार्थी हैं कविता जी, दिल्ली विश्वविद्यालय से ही हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा पर हमने 5 विषय दिए थे, भारतीय ज्ञान परंपरा, नया मीडिया, अनुवाद, और 2 विषय और थे, तो उनसे संबंधित ही वैसे तो लिखने चाहिए थे। जी, स्वागत है कविता जी। सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार, सभी शोधार्थियों को मेरा नमस्कार है। मेरे शोध पत्र का टॉपिक है भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की सबसे समृद्ध परंपराओं में से एक है। भारत की ज्ञान परंपरा ने व्यक्ति को सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। बदलते सामाजिक परिवेश और भारतीय मूल्यों के बीच हमारी शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी प्राचीन व्यवस्था है जिसकी ख्याति पश्चिम तक फैली हुई है। हमारे ज्ञान ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया है। भारतीय ज्ञान परंपरा अपने प्राचीनतम रूप से विकास करते हुए आज के आधुनिक युग में भी अपना विकास कर रही है। यह ज्ञान परंपरा एक तत्व को लेकर चलने वाली नहीं है, यह एक विशाल विचारधारा है जिसने अपने अंतर्गत ज्ञान परंपरा लोकतंत्र के वैशिष्टिक से परिपूर्ण होकर इस विविध विश्व को निरंतर पूर्णता का आभास कराती रही है। इसमें हैवेल जी का एक उदाहरण है। कहते हैं कि भारत में धर्म की रूढ़ि या हठधर्मिता का स्वरूप प्राप्त नहीं है, वरन यह मानवीय व्यवहार की ऐसी क्रियात्मक परिकल्पना है जो आध्यात्मिक विकास की विभिन्न स्थितियों में से जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में अपने आप को अनुकूल कर लेती है। हम बार बार देखते हैं कि जब परंपरागत विश्वास काल परिवर्तन के कारण पर्याप्त ही नहीं झूठे सिद्ध होते हैं और युग उनसे ऊब जाता है, तब हमारे महापुरुष महावीर बुद्ध, शंकर आदि सभी ने आध्यात्मिक जीवन की गहराई को में हलचल उत्पन्न करते हुए जनमानस पर छा जाती है। मनुष्य के अपने अंदर वह आत्मा है जो प्रत्येक वस्तु का केंद्र है। धन्यवाद कविता जी। अगले प्रतिभागी जो हैं शोधार्थी, भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में भारतीय भाषाओं का योगदान, श्री शिव नारायण जी। आइए शिव नारायण जी, दिल्ली विश्वविद्यालय से ही हैं आप, स्वागत है। हेलो, नमस्कार। मंच पर विराजमान सभी विद्वजन को सादर प्रणाम और अपने सहपाठियों को भी। जैसा कि मेरा विषय भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में भारतीय भाषाओं का योगदान, तो इस विषय में 3 बिंदु हैं: भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और भारतीय भाषा। तो मैं कुछ जो मैं अनुभव करता हूँ मैं उसको शेयर करूँगा। शोध पत्र तो मेरा पहुँच चुका है। ज्ञान परंपरा जो भारत की है उसमें कुछ चीज़ें अलग हैं जो विश्व को अलग करती हैं। वो क्या बिंदु हैं उनको आप सुने। जहाँ तर्क शक्ति, अनुभव और अध्यात्म एक हो जाता है और सब मिल कर के काम करते हैं, वो है भारतीय ज्ञान परंपरा। जहाँ ज्ञान का आशय सिर्फ भौतिक सुविधाओं को बढ़ाना नहीं बल्कि जीवन के संघर्षों के साथ, रहस्यों के साथ, प्रकृति के साथ संतुलन करना है, वो है भारतीय ज्ञान परंपरा। जहाँ ज्ञान जानने की प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है, वो है भारतीय ज्ञान परंपरा। जहाँ ज्ञान और विज्ञान एक साथ होकर के काम करते हैं, ऐसी कोई विश्व की संस्कृति नहीं है भारत को छोड़ करके जहाँ है भारतीय ज्ञान परंपरा। जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया आदि पंक्तियाँ, वसुदेव कुटुम्बकम, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु आदि की जो चरितार्थ पंक्तियाँ हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं,
ऐसी शक्ति भारतीय ज्ञान परंपरा में है, जहाँ अब दीपो भव आदि सूक्त जो हमारे विचार में उत्पन्न होते हैं, जहाँ हमें विचार करने देते हैं, वो है भारतीय ज्ञान परंपरा। विशेष तौर पर जहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा, जहाँ किसी जाति वर्ग भेद को छोड़ करके शास्त्रार्थ की परंपरा को हमेशा महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसी संस्कृति, ऐसी परंपरा का नाम भारतीय ज्ञान परंपरा है। जिस परंपरा में आत्मोन्नति के साथ साथ विश्वोन्नति की भावना हमारे रगों में कूट कूट के भरी होती है, और हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो भावना लेकर के बहते हुए नजर आते हैं, उड़ते हुए नजर नहीं आते हैं कि बस ऊपर तौर पे दिखते हैं, हमेशा हमारे रगों में बहती है। इसलिए कहते हैं संस्कृति रगों में बहने वाली चीज़ है। संस्कृति अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, जहाँ हमारे विचार, तर्क, अध्यात्म सबको सोचने और विचार करने के, मंथन करने का हमको स्पेस देती है। संस्कृति कोई रूढ़िवादी नहीं होती है, इसलिए उसको परंपरा कहते हैं। ये हम जानते हैं कि रूढ़िवादी एक फिक्स होती है, परंपरा में साथ सतत प्रवाहमान प्रक्रिया होती है। तो जो हमको स्पेस देती है सोचने विचार करने की, आज हम शोधार्थी उपस्थित हैं, इसका कारण है कि हमने कुछ नया सोचा है। तो हमने अपनी परंपरा में जो सोचने का स्पेस देती है, ऐसी परंपरा का नाम है भारतीय संस्कृति। आप महसूस कीजिए, कुछ दिन पहले महाकुंभ लगा, अभी माघ मेला इलाहाबाद में है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेरा ग्रेजुएशन है, तो थोड़ा लगाव भी है। तो अब वहाँ पर देखिए कि हम लोग नहाने जाते हैं, कोई उम्र का वर्गभेद नहीं रहता, कोई छोटा बड़ा सब जाता है। वहाँ हमको मिलता क्या है, संस्कृति क्या देती है, वो 5H का फार्मूला है। उस फार्मूला को थोड़ा सा आप लोग महसूस करिए। वो 5 फार्मूला में है हेड, हार्ट, हैंड, हैबिट और हेल्थ। हेड जब आपका दिमाग काम करेगा, तब आपका दिल काम करेगा, और आप हाथों से लिख पाएंगे और आपकी आदत में आएगा, तो आपका स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। ये है जो परंपरा सिखाने की कला, ये भारतीय ज्ञान परंपरा है। अब थोड़ी सी बात मैं भाषाओं के संबंध में करूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा सिर्फ आपके संप्रेषण या संवाद का माध्यम नहीं होती, बल्कि आपके विचार कैसे हैं वो भी प्रस्तुत होती हैं। हम लोग सोच सार भेजते हैं, जिसको अवश्यक भेजते हैं, तो हम कैसे जज कर लेते हैं 200-300 वर्ड में कि अगला व्यक्ति 3000 वर्डों में क्या कहने वाला है। ये जो भाषा की शक्ति है, इससे पता चलती है। तो भाषा सिर्फ व्यक्ति के चरित्र का निर्माण नहीं करती, बल्कि उसके साथ साथ समाज और राष्ट्र का भी निर्माण करती है, जो बहुत अहम भूमिका निभाती है। भाषा समाज को भी बनाती है, भाषा संस्कार को भी बनाती है। सबसे बड़ी बात है कि हम जानते हैं कि जिस माँ के गर्भ से हम 9 माह में सामने आते हैं, एक माँ तो हमको जन्म देती है, लेकिन एक माँ हमको बनाती है, वो माँ भाषा होती है। ये जीवन की बहुत बड़ी माँ होती है, क्योंकि आप जब इस दुनिया में आ जाते हैं, बस लास्ट में, ठीक है, आप जब दुनिया में आ जाते हैं तो आने के बाद आपको बहुत कुछ करना होता है। जो हमने ऋषि मुनियों, दार्शनिकों, चिंतकों, विचारकों के लेख या उनकी चीज़ें पढ़ते हैं, तो भी अपनी भाषा के माध्यम से करते हैं। बस एक आत्म स्वाभिमान के लिए मैं एक तर्क देना चाहता हूँ कि हमको कैसे अपने भाषाओं के प्रति ऋणी होना चाहिए। रूस में एक प्रांत है दगिस्तान, वहाँ की औरतें जब दूसरी औरतों को बदुआ देती हैं, तो वो जानते हैं क्या कहती हैं, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को उस भाषा से वंचित कर दे जिसमें तुम बोलती हो। तो अगर भाषा टूट जाएगी तो मुझे नहीं लगता जीवन में आप लोग कभी या हम लोग कभी मजबूत हो पाएंगे। और स्वाभिमान कैसा होना चाहिए, उसके लिए बस एक वाक्य मेरा लास्ट। एक बार अंग्रेज़ों ने, पाश्चात्य दार्शनिकों ने महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री से, वो गौरी शंकर हीरानंद ओझा जी से, उन्होंने कहा कि आप जो लिखते हैं अपनी लिपि के बारे में जो लिखते हैं, उसको एक काम करिए कि आप अंग्रेजी में लिख दीजिए, ताकि हम लोगों को आसानी हो जाए पढ़ने में। तो उन्होंने उत्तर दिया, ये हमारी भाषा की शक्ति का आत्मस्वाभिमान है। आप लोगों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैंने अंग्रेजी पढ़ी, अब आप लोग को मेरे ज्ञान की आवश्यकता है, तो आपको हिंदी पढ़नी होगी, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं। उन्होंने हिंदी में लिखा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी 2026 की जो रैंक आई, सर ने बताया कि आज विश्व हिंदी दिवस है, और इसमें हिंदी पहली रैंक में है पूरे विश्व में। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, और हम सारे हिंदी के शोधार्थियों के लिए है कि हमारे अभी रोजगार के अवसर जिंदा हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर शिवनारायण जी। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती, वो हमारी संस्कृति को भी प्रतिबिंबित करती है। ऐसे ही एक विषय हम लोगों ने न्यू मीडिया भी रखा था, उसको लेकर के, उससे संबंधित विषय को लेकर के बबीता यादव जी दिल्ली विश्वविद्यालय से शोधार्थी हैं, हमारे बीच में है। इनका विषय है वेब पत्रकारिता में महिला पत्रकारों की भूमिका। स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले वरिष्ठ अतिथिगण का नमस्कार और सभी शोधार्थियों का नमस्कार करती हूँ। मेरा जो विषय है वेब पत्रकारिता में महिला पत्रकारों की भूमिका।
आज के समय में जैसा कि हम जानते हैं कि वेब पत्रकारिता का कितना चलन बढ़ गया है। वेब पत्रकारिता को इंटरनेट, ऑनलाइन, साइबर पत्रकारिता आदि के नामों से भी जाना जाता है। इसकी पहुंच अन्य माध्यमों की अपेक्षा बहुत तीव्र गति से है। भारत में इंटरनेट सुविधा जो है सन 1990 के मध्य से मिलने लगी थी। वेब पत्रकारिता सर्वप्रथम द हिंदू से शुरू हुई। यह भारतीय पहला अखबार था जिसके द्वारा सन 1995 में इंटरनेट संस्करण जारी किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि महिला पत्रकारों ने किस प्रकार इस क्षेत्र में कार्य किया। मधु त्रेहान का वेब पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनके द्वारा पहली वीडियो समाचार पत्रिका न्यूज़ ट्रैक का निर्माण व संचालन किया गया। उन्होंने इससे खोजी पत्रकार के रूप में भी ख्याति प्राप्त की। यह पत्रिका सेंसर के कोप का भजन भी बनी। सन 1999 का पहला हिंदी पोर्टल webdunia.com इंदौर से प्रारंभ हुआ। इसकी फीचर संपादक स्मृति जोशी रहीं। स्मृति जोशी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह कहती हैं, यह दुनिया एक साथ हर तरफ से मीडिया का सुख समेटे है और रचनात्मक सोच मांगती है। यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण भावनाओं के सुंदर संयोजन के साथ विचारों की प्रखरता चाहती है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि सलमा ज़ैदी ने सन 1977 में उत्तर प्रदेश की सक्रिय पत्रकारिता से जुड़ी और विभिन्न समाचार पत्रों और एजेंसियों में काम किया। वह हिंदी रेडियो में काफ़ी समय तक काम करने के पश्चात ऑनलाइन टीम से सम्मिलित हुई। वेब पत्रकारिता के क्षेत्र में पूर्णिमा वर्मन का महत्वपूर्ण योगदान है। 15 अगस्त सन 2000 से उनके द्वारा तैयार की जा रही वेब पत्रकारिता अभिव्यक्ति एवं अनुभूति ने विश्व के तमाम हिंदी प्रेमियों के बीच अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है। मानसिक अभिव्यक्ति को जनवरी सन 2001 में पाक्षिक करने के बाद निरंतर लोकप्रियता बढ़ने और अधिक सामग्री आने के कारण जनवरी सन 2008 से प्रत्येक सोमवार को वेब पर जारी करने लगी। शैल अग्रवाल का भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने .net की संपादक रहीं। वह निरंतर सक्रिय रूप में कार्य कर रही हैं वेब पत्रकारिता के क्षेत्र में। सुश्री भूमिका द्विवेदी द्वारा संपादित मीडिया विमर्श नामक वेबसाइट, जो पत्रकारिता के अंदरूनी पहलुओं पर गंभीर विमर्श करने वाली समूची दुनिया के लिए अंतर्जाल पर एकमात्र हिंदी वेबजीन के रूप में सामने आती है। इसी क्षेत्र में बबीता अग्रवाल ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया। वेब मीडिया धीरे धीरे एक ऐसा स्थान बनाता जा रहा है जो छपे हुए की सीमाओं की वजह से समाचार पत्रों के बस का नहीं है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वेब पत्रकारिता की जो पहुंच है वो अन्य माध्यमों की अपेक्षा बहुत तेज़ी से है। मीडियामोर्चा.com की संपादक पटना की रहने वाली हैं। नीना द्वारा मुहैया कराई गई खबरों में रियल स्टोरीज़ पर लिखती हैं। आज मीडिया में मौजूद तो बस मुहैया कराने वाली कई खबरें हैं, चाहे वह विज्ञापनदाता मुहैया कराए या कोई सूचना अधिकारी कार्यकर्ता। इसके उपरांत हम देखते हैं कि देश में जो है वेब पत्रकारिता को विकसित करने के लिए भारत सरकार की तरफ से भी महत्वपूर्ण पहल की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय सन 2006 को आवश्यक संशोधन किया। अब वेब पत्रकारिता को भी मान्यता मिल चुकी है। वर्ल्ड वाइड वेब के जनक टी बर्नली ने भी यह नहीं सोचा होगा कि वेब पत्रकारिता की पहुंच आगे जाके इस प्रकार विकसित हो सकती है। अनीता गौतम का भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने तेवर online.com के क्षेत्र की संयुक्त संपादक रही हैं और हर छोटी बड़ी खबरें, चाहे वह राजनीति से जुड़ी हों, सिनेमा या खेल से, सभी पर वह अपनी बात लिखती हैं। अपने वेब पोर्टल पर लिखना इनकी प्राथमिकता है, पर आधिकारिक लोग पढ़ें, अधिक से अधिक लोग इसको जानें, इनकी पहली प्राथमिकता रही है। वेब मीडिया में कई संभावनाएं और कई रास्ते खोले हैं। इनमें ब्लॉग अपने आप में एक महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम कह सकते हैं। और हम देखते हैं कि लॉकडाउन कोरोना के उपरांत जो है वेब पत्रकारिता का विकास जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और इसमें जब मैंने अपना शोध कार्य किया महिला पत्रकारों पर, तो मैंने ये जाना कि
महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से इस क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं, लेकिन उनके पास एक ये कह सकते हैं एक तनाव और एक बोझ है। तो इस क्षेत्र में हमें सभी को काम करना चाहिए। हम कैसे कार्य कर सकते हैं कि हम जो अपना कार्य है वो स्वयं करें। जैसे अगर हम शोधार्थी हैं, कुछ भी हैं, अगर हमारे घर में हमारी भूमिका कुछ भी है, हाँ ठीक है, तो वेब पत्रकारिता महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। धन्यवाद। बहुत अच्छे बबीता जी ने वेब पत्रकारिता और विशेष रूप से उसमें महिला पत्रकारों की भूमिका को हमारे समक्ष रखा। अगले शोधार्थी हैं संतोष कुमारी जी, शिमला से हमारे बीच में हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित विषय को लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। संतोष जी। आदरणीय मंच, सम्मानित शुद्धिजन, सादर नमस्कार। मैं संतोष हिमाचल से आपके समक्ष अपना शोध पत्र, जिसका विषय है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, उसके ऊपर अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारतीय ज्ञान परंपरा भारतीय सभ्यता की बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक चेतना की आधारशिला रही है। यह परंपरा केवल ज्ञान संग्रह की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन को समझने, जीने और उसे सार्थक बनाने की समग्र दृष्टि प्रस्तुत करती है। भारतीय चिंतन में ज्ञान का उद्देश्य मनुष्य को केवल सूचनाओं से समृद्ध करना नहीं, बल्कि उसे आत्मबोध, विवेक और लोक कल्याण की ओर उन्मुख करना रहा है। इसी कारण भारतीय ज्ञान परंपरा व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करती है। भारतीय ज्ञान परंपरा की अवधारणा में ज्ञान को जीवन से पृथक नहीं माना गया है। वैदिक साहित्य से लेकर उपनिषदों और दर्शन ग्रंथों से तक ज्ञान को आत्मा और ब्रह्म के संबंध के माध्यम से समझाया गया है। उपनिषदों में यह स्पष्ट होता है कि अज्ञान ही बंधन का कारण है और ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। इस परंपरा में ज्ञान अनुभव, साधना और आचरण से जुड़ा हुआ है, न कि केवल शास्त्रीय अध्ययन और बौद्धिक विमर्श तक सीमित है। भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रमुख विशेषताएं इसकी समग्र दृष्टि है। इसमें भौतिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक आयामों को एक दूसरे से पृथक न करके समग्र रूप में देखा गया है। मानव जीवन को एक संपूर्ण इकाई मानते हुए ज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करना रहा है। इसी कारण कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जीवन के प्रत्येक पक्ष, कर्म, ज्ञान और भक्ति को महत्व दिया गया है। इस परंपरा की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता अनुभव, आचरण को ज्ञान का आधार माना गया है। गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान का प्रत्यक्ष और संवादात्मक संप्रेषण हुआ है, जिससे ज्ञान प्रत्येक सैद्धांतिक न रहकर जीवनोपयोगी बना है। यहाँ ज्ञानी वही माना जाता है जो ज्ञान को अपने आचरण में उतार सके। हालांकि यह आवश्यक है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करते समय उसकी दार्शनिक गहराई और सांस्कृतिक संदर्भों को बनाए रखा जाए। यदि इसे केवल सतही और व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया गया तो इसकी मूल आत्मा प्रभावित हो सकती है। अंततः कहा जा सकता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा अतीत की विरासत मात्र नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक जीवंत और मार्गदर्शक चिंतक है। यह मानव जीवन को संतुलन, नैतिकता और करुणा की दिशा में अग्रसर करती है। समकालीन वैश्विक संकटों के समाधान हेतु भारतीय ज्ञान परंपरा एक समग्र, मानवीय और दूरदर्शी दृष्टि प्रदान करती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर संतोष जी। प्रसाद जी की एक पंक्ति है कामायनी में लिखा, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है।
तो वही उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान को जीवन में उतारना वो भी महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे एक पत्रकार का समय के साथ संघर्ष चलता रहता है, वैसे एक संचालक का भी चलता रहता है। तो मेरा भी चल रहा है, इसलिए आगे के जो वाचक हैं वो थोड़ा समय का और ध्यान रखें। इतने नाम अभी जो मैंने शुरू में उपस्थिति ली थी तो यही उपस्थित थे, लेकिन एक गूगल फॉर्म हमने भरवाया था, उसके अनुसार जो सूची मेरे पास है, एक बार पुनः नाम लेता हूँ। अभी बीच में जो उपस्थित हो गए होंगे तो आप मुझे बताएंगे। अनूप कुमार सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय शोधार्थी उपस्थित हैं। तो मैं एक बार पहले, आइए अनूप जी, आप ही आइए, उसी क्रम में है। और एक चीज़ मैं अभी से क्षमा मांग लेता हूँ कि मैं सबको अवसर नहीं मिल पाएगा, तो आप चिंता नहीं कीजिएगा, प्रमाण पत्र मिल जाएगा। समय की मर्यादा है, इसलिए प्रस्तुतिकरण का अवसर शायद सबको न मिल पाए, और सबको अवसर मिल पाए इसलिए थोड़ा सा देखते हैं, प्रयास करते हैं एकोमोडेट करने का। लेकिन जी उनको कराइए। तो चलिए एक बार संक्षेप में 2-2 मिनट में आप इसको करें ताकि सबको अवसर मिल सके। करिए। करूंगा कि आपके पास लिखित में है, आप इतनी देर में उसके मुख्य बिंदु को हाईलाइट कर लीजिए और उन्हीं को पढ़ दीजिए। चलिए मैं एक बार और, इसमें 1 मिनट और लग जाएगा, मैं कर लेता हूं। अनूप कुमार जी उपस्थित हैं ही। महिपाल सिंह जी नहीं है अभी। DM इंद्र कुमारी नहीं है। दिव्यांशु गुरुकुल कांगड़ी से, हाँ दिव्यांशु है क्या? नहीं है। जया वकोडे, ठीक है, बहुत सुंदर। विनीता, दिल्ली विश्वविद्यालय। प्रखर अभी नहीं है। मनीष, दिल्ली विश्वविद्यालय। शिवांगी सिंह, जी भवानी, मद्रास विश्वविद्यालय से हैं। विनीता मैंने नाम विनीता का लगाया ना मैंने, दिल्ली विश्वविद्यालय से। जी भवानी मद्रास विश्वविद्यालय से हैं। सुदेश कुमार, अदिति, रिया, दिल्ली विश्वविद्यालय। राहुल, सीमा सिंह, सुगंधी, नवीन, राम भुआल, दिल्ली विश्वविद्यालय। राम भुआल हैं, ठीक है। इनके अतिरिक्त जो नाम नहीं लिए और अभी उपस्थित हैं, ऐसे जल्दी से मेरे को एक बार नाम बोल देंगे, केवल नाम बोल देंगे। जितेंद्र जी, कृष्णानंद चौरसिया कहाँ से हैं? अच्छा ठीक है जी। आगे प्रियंका। अगले और कौन है उपस्थित? चंदनपाल, ठीक है, हो गए नाम। हाँ आपका तो नाम उसमें था ना, अंशुमान सिंह। अब और तो कोई नहीं है, ठीक है, इन सबको एकोमोडेट कर लेंगे। अब जो आएंगे उन्हें नहीं कर पाएंगे, ठीक है। स्वागत है। नमस्ते सभी अतिथियों को और शोधार्थी साथियों को भी। मेरा विषय है नए मीडिया में कल्पनालोक, भारतीय चेतना को चुनौती। संक्षेप में इसमें बुलेट पॉइंट में अगर समझें तो नया मीडिया जो कि OTT प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया और उसके अलावा जितने भी नए टूल्स हमारे हाथ में आ रहे हैं, चाहे वो AI के भी कुछ हाल के वर्षों में नया इंक्लूड होना हो, इसके साथ साथ इसके उपयोग से क्या हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो अभी तक जो केवल इसके पहले नए मीडिया के पहले केवल ग्राहक था, यानी कि वो केवल पाठक था, उस पर उसका कमेंट जो है बहुत सीमित होता था कि कोई भी संपादक को चिट्ठी लिख करके अपनी राय देता था तो वो बहुत सीमित था। लेकिन आज के समय में नए मीडिया के आने से सबके हाथ में मीडिया के टूल हैं और हर व्यक्ति ग्राहक है और हर व्यक्ति जो है वो उसका विक्रेता भी है, मतलब वो कंटेंट क्रिएट भी कर रहा है और कंटेंट को ग्रास्प भी कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हर व्यक्ति जो कि समाज को अभी तक समाज के नज़रिए से देखता समझता था, वो अब समाज को या व्यक्ति को एक ग्राहक के रूप में भी देख रहा है, एक पोटेंशियल ग्राहक के रूप में देख रहा है कि ये मेरे कमेंट, मेरे पोस्ट को या मेरे कंटेंट को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, वो उसको एज अ ग्राहक के रूप में, उपभोक्ता के रूप में भी देख रहा है। तो ऐसा करने से हर व्यक्ति अपने मन में, अपने उसके मस्तिष्क में एक इमेजिनरी वर्ल्ड बन गया, यानी कल्पना लोक उसने बना लिया है, जिसमें वो एक अपने लिए एक आदर्श जीवन की कल्पना कर लेता है और उसके हिसाब से जब वो रील्स को या किसी भी कंटेंट को देखता है तो जो
एल्गोरिदम है, यानी प्राथमिकता के आधार पे कंटेंट को प्रस्तुत करना है, वो टूल्स जो एल्गोरिदम बना रखे हैं वो उसके सामने उसी तरीके की चीज़ें आती रहती हैं। यानी उसके मन में जो कहानी अपनी बन जाती है कि मैं इस फिल्म का नायक हूँ या इस कहानी का नायक हूँ या खलनायक हूँ, उसी के हिसाब से उसके सामने कंटेंट भी आते रहता है। तो इसकी वजह से जो उसका इमेजिनरी वर्ल्ड है उसको लगता है कि जब इतने सारे फैक्ट मुझको मिल ही रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैंने जो सोच रखा है वो एकदम सही है। और ये होने की वजह से जो भारतीय चेतना, यानी कि हमारी जो वर्षों की विरासत है, जो परत दर परत इतनी मतलब संवादों से, इतने शास्त्रार्थों से डेवलप हुई है, और एक ठहराव है हमारी समझ, केवल इसलिए नहीं स्वीकार कर लेते कि नई है और किसी पुरानी को इसलिए नहीं छोड़ देते कि पुरानी है, वो एक परंपरा के प्रवाह में आकर के ही कोई चीज़ छोड़ी जाती है, कोई अपनाई जाती थी। वो इस नए कल्ट के डेवलपमेंट से, जो नया कल्चर सा डेवलप हो जाता है सोशल नए मीडिया के आने से, वो जो कल्पना लोक है वो भारतीय चेतना के लिए एक चुनौती है। ये ठीक है जी। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक से हमारे बीच में है सुश्री जया वकोड। आपका भारतीय भाषाएं भी हमने एक विषय रखा था, तो भारतीय भाषाएं मराठी के संदर्भ में वराडी बोली, यही विषय है ना जी? स्वागत। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जया वाकोड़े, महाराष्ट्र कुंभ क्षेत्र, महाराष्ट्र बुल्ढाना। मेरा विषय है, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। भारत की तरह महाराष्ट्र भी विविधता से सजा हुआ है। अनेक प्रकार की जाति, समुदाय, विभिन्न संस्कृति और विभिन्न जीवन शैली के कारण महाराष्ट्र मराठी के अनेक रूपों को उस भाग की बोली कहते हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत में वराडी बोली बोली जाती है। वराडी बोली, जिसे वराडी के नाम से भी जाना जाता है, मराठी भाषा की एक प्रमुख क्षेत्रीय बोली है जो मुख्यतः महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में प्रचलित है। यह बोली विदर्भ की सामाजिक संरचना, लोक संस्कृति, कृषि आधारित जीवन और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से गहराई से जुड़ी हुई है। इस वराडी बोली में उपक्ति, भौगोलिक विस्तार, ध्वन्यात्मक, रूपात्मक एवं शब्द शैलीगत विशेषताओं का विश्लेषण किया गया है। साथ ही मानक मराठी के साथ इसके संबंध, साहित्यिक प्रयोग, समकालिक स्थिति तथा संरक्षण की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई है। यह अध्ययन भारतीय भाषाओं की आंतरिक भारतीय भाषाएं मुख्यतः भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रो एशियाटिक और तिब्बती बर्मी भाषा परिवारों से संबंधित है। इन भाषाओं के अंतर्गत अनेक उपभाषाओं और बोलियों विकसित हुई है। क्षेत्रीय बोलियां सामान्यतः मौखिक परिवार से जुड़ी होती है और जन सामान्य जीवन से ही सीधा उनका संबंध रखती है। बोलियां भाषा की जड़ें होती है। मानक भाषा का विकास इन्हीं बोलियों से होता है, अतः किसी भी भाषा के अध्ययन में उसकी बोलियों का अध्ययन अनिवार्य है। इसी संदर्भ में मराठी भाषा के अंतर्गत वराडी बोली का एक विशेष महत्वपूर्ण अंग है। धन्यवाद। जो जितनी दूर से यहाँ आया है उसके लिए तो उतनी अधिक तालियां बजनी चाहिए ना। अमरकंटक से आई हैं वो, तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि दिल्ली वालों के लिए आप ताली नहीं बजाएंगे, क्योंकि अगली प्रतिभागी हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय से ही हैं। विनीता शोध छात्र हैं। पहला पत्र है प्रवासी विषय पर, तो प्रवासी साहित्य में नारी चेतना आपका विषय है। स्वागत। सभी अतिथिगण को एवं सभी शोधार्थियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनीता है। मेरा विषय है प्रवासी साहित्य में नारी चेतना। नारी चेतना नारी स्त्री के आत्मबोध, अधिकार चेतना, स्वतंत्र निर्णय क्षमता और सामाजिक सांस्कृतिक चेतनाओं के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि से है। यह चेतना स्त्री के परंपरागत सीमाओं से बाहर निकलकर अपने अस्तित्व की पुनर्परिभाषा करने के लिए प्रेरित करती है। प्रवासी साहित्य में नारी चेतना केवल स्त्री पुरुष समानता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह नस्ल, वर्ग, सांस्कृतिक और भाषा जैसे बहुस्तरीय प्रश्नों में भी जुड़ जाती है।
जी, रचनाकारों के बारे में, लेखिकाओं के बारे में। हिंदी प्रवासी लेखिकाओं ने स्त्री जीवन के यथार्थ और पौराणिक रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाओं में इस स्त्री केवल सहनशील पात्र नहीं बल्कि प्रतिरोध और आत्मसम्मान की प्रतीक के रूप में उभरती हैं। यह लेखन नारी चेतना को वैश्विक संदर्भों में रखकर देखता है, जिससे स्त्री विमर्श का दायरा विस्तृत होता है। प्रवासी साहित्य में नारी चेतना आधुनिक स्त्री के बहुआयामी संघर्ष और विकास की कहानी है। यह चेतना स्त्री को परंपरागत और आधुनिकता के बीच संतुलन साधने की शक्ति प्रदान करती है। प्रवासी साहित्य में नारी विमर्श को एक वैश्विक दृष्टि दी है, जहां स्त्री केवल पीड़ित नहीं बल्कि सृजनशील, निर्णय कक्ष और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व के रूप में स्थापित होती है। धन्यवाद। आलेख लिखना एक बात होती है और उसे प्रस्तुत करना, तो इसलिए ये सत्र बड़ा महत्वपूर्ण सत्र होता है कि हम उसे प्रस्तुत करना, इतने सब लोगों के समक्ष बोलने का संकोच भी, अगर हम जिस आगे चल के शिक्षक बनेंगे तो वो संकोच भी टूटना चाहिए। ये उसी क्रम की एक कड़ी रहती है। तो आगे दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे बीच में हैं राम भुआल जी। भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित ही आपका विषय है, स्वागत है। मंच पर विराजमान सम्मानित अतिथिगण, यहाँ बैठे सभी श्रोता एवं शोधार्थीगण, क्योंकि मेरा विषय भी जैसा कि अभी कई शोधार्थियों ने प्रस्तुत किया कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर ही है, तो मेरा भी विषय भारतीय ज्ञान परंपरा पे ही है। क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें गुरु का बड़ा ही एक महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे फिल्मों में अभिनेता का होता है, वैसे ही हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु का होता है। तो गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु गोविंद दियो आपने बताए। मतलब गुरु का जो दर्जा है वह ईश्वर से भी बड़ा माना गया है, क्योंकि हम खाली होते हैं अपने रूप में। जब गुरु के जब चरण में या उनके सानिध्य में जब जाते हैं तो हमारा जो है संपूर्ण जो है विकास होता है। इस तरीके से हम देखते हैं तो गुरु को हम लोग सबसे पहले अपना शीश नवाते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में ही हो सकती थी, क्योंकि वेस्टर्न यह बात नहीं करती है। वहाँ पर तमाम उपभोक्तावादी संस्कृति प्रचलित अर्थों में वहाँ पे निवास करती है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर भारतीय शब्द जो है वह भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक सीमा और सांस्कृतिक इकाई को संदर्भित करता है। क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वह वेद पर आधारित है। जो गंगा का गोमुख होता है जैसे, वैसे ही हमारे यहाँ ज्ञान का जो स्रोत है वह वेद है। वेद को अपौरुषेय माना गया है, क्योंकि वेद को ऐसा कहा गया है कि उसे लिखा नहीं गया है, किसी ने लिखा नहीं है, बल्कि उसको अपौरुषेय माना गया है। जिसमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। उपनिषद आए, उसके बाद हम देखते हैं व्याकरण शास्त्र का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो अष्टाध्यायी जैसे ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। योग में जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब हम लोग मनाते हैं तो योग का अध्ययन करते हैं। इसमें पतंजलि का महाभाष्य वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। उसी प्रकार हम लोग नाट्यशास्त्र की जब बात करते हैं तो उसमें जो संपूर्ण कलाओं का जो ज्ञान है, जिसमें हम लोग संगीत है, नृत्य है और उसके साथ साथ अभिनय की भी बात करती है। क्योंकि सिर्फ इन्हीं तीनों की बात नहीं करती है, बल्कि नाट्यशास्त्र जो न तक शिल्पम न ज्ञानम न विद्या न सा योग सा कला, मतलब ऐसा कोई ज्ञान, ऐसी कोई विद्या, ऐसी कोई दर्शन, योग ना हो जो नाट्यशास्त्र में समाहित ना हो। उसी प्रकार वेद में भी ये सब कुछ निहित है। जैसा कि हिंदी साहित्य के एक बड़े रचनाकार हुए हैं जिन्होंने एक भारत भारती नामक पुस्तक लिखी है। उन्होंने कहा कि संसार को पहले हमने ज्ञान भिक्षादान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। विज्ञान और साहित्य में जब भी टकराहट होती है तो हम लोग साहित्य की तरफ रुख करते हैं। ऐसा नहीं है कि विज्ञान और आगे बढ़ गया है और साहित्य हमारा पीछे छूट गया है, क्योंकि अगर जब भी कुछ भी हलचल होती है तो हम लोग उसी के शरण में जाते हैं। इसीलिए नीति शतकम की बात यहाँ पर होती है। जब भर्तृहरि जब नीति शतकम में लिखते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुषाण विहीना, मतलब इन तीनों के बिना जो है मनुष्य जो है वह पशु के समान है। मतलब जिसके अंदर साहित्य का अनुराग ना हो, जिसके अंदर कला ना हो, जिसके अंदर विद्या ना हो, तो ये क्या है, एक पशु के समान है। इसीलिए मनुष्य जो है पशु से भिन्न होता है, क्योंकि वो चैतन्यशील होता है। इन तीनों के माध्यम से वो अपने आचरण जो है वो बिल्कुल ही विकसित करता है।
निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा मानव जीवन को एक नई दिशा देती है। वो मूल्यों की बात करती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सर्वे सुखन्तु सर्वे सन्तु निरामय की बात करती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो वसुधैव कुटुम्बकम, जो पूरे संपूर्ण विश्व को एक परिवार की तरह देखती है, तो इसलिए ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा एक मतलब एक विशिष्ट है हमारे क्षेत्र में, हमारे ज्ञान के क्षेत्र में। धन्यवाद। साहित्य और विज्ञान की इन्होंने चर्चा की, तो एक प्रकरण मुझे साहित्य और राजनीति से संबंध का याद आया। कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कवि सम्मेलन में बैठे थे कोने पर ही, नेहरू जी भी उनके मित्र थे, तो नेहरू जी मंच की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए थोड़ा लड़खड़ा गए, तो दिनकर जी ने उनको संभाला और मंच तक ले गए, और फिर माइक पर आकर के दिनकर जी बोले कि राजनीति जब जब लड़खड़ाती है तो साहित्य उसे संभालता है। तो अगले प्रतिभागी जितेंद्र चौधरी जी दिल्ली विश्वविद्यालय से ही हैं। समय का दबाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए जितना समय का दबाव बढ़ेगा उतना समय कम होता जाएगा आप लोगों का। जी सर, आदरणीय मंच को नमन, आप सभी को नमस्कार। मेरा जो विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चुनौतियां और अवसर। इसमें जो है मेरा मुख्य बिंदु यही है कि जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है वो किस तरीके से है, वो बहुत ही समृद्ध और अद्वितीय है। और इसमें जो चुनौतियां हैं वो ये है कि जो हमारी मैकाले की शिक्षा नीति है, उन्होंने कैसे शिक्षा व्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित किया और अब हमें कैसे उससे बाहर आना है। और इसके लिए एक समस्या हमारे पास ये भी है कि हमें शिक्षक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। हमारे जो टीचर्स हैं, हमें उनको भी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ताकि वो भारतीय ज्ञान परंपरा को विभिन्न भाषाओं में, हमारी मातृभाषा के साथ साथ विभिन्न भाषाओं में उसको सामने लेके आए। और मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि जो निष्कर्ष है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उससे जो है छात्रों को और अधिक विस्तार मिला है, उनके ज्ञान में वृद्धि हुई है, समस्या समाधान में उनको विस्तार मिला है, आध्यात्मिक हैं, योग हैं, और दूसरी चीज़ वो जो अपनी स्मरण शक्ति है उसको भी आगे बढ़ाएंगे, प्रेम स्नेह की भावना एक दूसरे के साथ वो साथ रखेंगे और अपने जीवन को आगे लेके जाएंगे, जिससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। और अंत में अपनी बात कह के समाप्त करता हूँ कि ज्ञानम मनुष्यम, जो भारतीय ज्ञान परंपरा वो कहते हैं कि जो ज्ञान है वो मनुष्य के लिए तीसरे नेत्र का काम करता है। धन्यवाद। जो जितना कम समय में प्रस्तुत कर सके उसके लिए भी अधिक तालियां बजनी चाहिए, ये भी एक कला होती है। कृष्णचंद्र चौरसिया जी आइए, स्वागत है। क्या विषय है? अनुवाद संभावनाएं और चुनौतियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आप लोगों के बीच कृष्णानंद चौरसिया सनराइज यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं मंच को नमन करता हूँ। यहाँ जितने भी हमारे श्रोतागण हैं या हमारे सहपाठीगण हैं, सबको मैं मेरे पास जो विषय है वो है अनुवाद और अनुवाद, उसके संबंध में उसकी संभावनाएं और चुनौतियाँ। तो मैं इसे जोड़ना चाहूँगा कि अभी हमारे जितेंद्र सर आए और आप लोगों के बीच में बोले कि ये जो भाषा है ये हर भाषा में होना चाहिए, हर, और हमारा जो सम्मेलन है तृतीय अंतर्राष्ट्रीय भाषा भारतीय भाषा सम्मेलन, तो इसमें कई भाषाएं हैं, तो हर भाषा को एक दूसरे भाषा से जोड़ने के लिए अनुवाद होती है। और इसकी संभावनाएं और चुनौतियों को लेकर के बस मैं मुख्य बिंदु पर आता हूं कि पहला, अभी जो हमारा 2025 गया हुआ है, इसमें भारत सरकार के द्वारा की गई जो पहल है, जिसमें कि राजभाषा विभाग के अंतर्गत भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की गई है, मैं उस पर आऊँगा। और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है ये लद्दाख की आधिकारिक भाषा विनियम 2025 को लागू किया गया है। तो मैं इन दोनों को लेकर के बस इतनी सी बात यहाँ रखना चाहता हूँ कि लद्दाख में 5 भाषाएं हैं और हमारे देश में अभी जैसे 22 भाषाएं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में। तो इनको हम अनुवाद के लिए हम सीडेक पुणे की मदद ले रहे हैं, जो कि बहुत ही एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करके ये भाषाओं के अनुवाद को और भी ज़्यादा उन्नत बना रही है। और लास्ट टाइम G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें भी हमने देखा कि किस प्रकार से विदेशों से आए हुए हमारे जो भी अतिथि रहे, नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, तो उसमें कहीं किसी को किसी से संवाद में या मीडिया के द्वारा भी, विदेशी मीडिया के द्वारा भी आपसी संवाद में कहीं कोई समस्या नहीं हुई। और इसका श्रेय जाता है G20 में भाषिनी ऐप जो कि लॉन्च किया गया था, उसको मैंने इन चीज़ों का यूज किया है। इसके अलावा कंठस्थ, और कंठस्थ पर भी
3.0 आ चुका है। तो इन सारी चीज़ों की टेक्नोलॉजी को मैं यूज कर रहा हूँ और मैं वर्तमान में पूर्व रेलवे में कनिष्ठ अनुवादक के तौर पर कार्यरत हूँ और मैं वहाँ पर भी इनकी ट्रेनिंग देता हूँ। तो इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है इस मामले में कि जो समस्याएं हैं अनुवाद के संबंध में और जो चुनौतियां हैं आने वाले समय में, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही आसान हो जाएगा। इतना आसान कि अभी हम लोग शायद कल्पना ना कर सकें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कृष्णचंद्र जी। कल इसी सम्मेलन में कल एक सत्र था भाषा और प्रौद्योगिकी पर, तो भाषिणी से भी वहाँ आए हुए थे। उन्होंने बताया कि अभी जो काशी में काशी तमिल सम्मेलन 4.0 हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री हिंदी में बोल रहे थे और उसको भाषिणी के माध्यम से ही लोग तमिल में सुन रहे थे। तो बहुत प्रगति की है प्रौद्योगिकी ने अनुवाद के संदर्भ में। अगले प्रियंका बधानी, दिल्ली विश्वविद्यालय की शोध छात्र हैं। आइए, स्वागत है। न्यू मीडिया पर ही आपका विषय है। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है। मेरा जो विषय है वो है नया मीडिया, अभिव्यक्ति का खुला संसार और चुनौतियाँ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और मीडिया के विकास की पूरी यात्रा को हम इसी के अंतर्गत समझ सकते हैं। नया मीडिया केवल तकनीक का परिवर्तन नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति के सोचने और समझने की पूरी प्रक्रिया में भी बदलाव हम उसके कारण देख सकते हैं। 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल द्वारा 5 शहरों में इंटरनेट एक्सेस सेवा की शुरुआत की गई और आज हम देखते हैं कि भारत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की पूरी श्रेणी में दूसरे स्थान पर है, चाइना के बाद। अब जो नया मीडिया है उसने अभिव्यक्ति का हमें खुला संसार दिया है और इसके साथ ही पारंपरिक मीडिया से भिन्न जो है, अब जो उसका उपयोगकर्ता जो व्यक्ति है वो केवल उसमें उपभोक्ता नहीं है, प्राप्तकर्ता नहीं है सूचना का, बल्कि वह निर्माता भी है। इसके साथ ही रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए वीडियो और ब्लॉग और पोस्ट के माध्यम से भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति रचनात्मक रूप से कर सकता है। नागरिक मीडिया जैसी जो अवधारणाएं हैं, नागरिक पत्रकारिता जैसी जो अवधारणाएं हैं, जहाँ पे पत्रकार केवल अब सूट बूट पहना हुआ और स्टूडियो में बैठा व्यक्ति नहीं है, पत्रकार वह भी है जो अपने इलाके की समस्याओं को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर कर उसकी अभिव्यक्ति कर पा रहा है। उसके साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव जो हम लोग लाइव देखते हैं उसकी पूरी कल्पना जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उसको भी संभव जो है वो नए मीडिया द्वारा ही किया गया है। पर इसके साथ ही कई सारी चुनौतियां भी उभरी हैं, जिसमें एक हम देखते हैं कि सूचना का विस्फोट, जिसके कारण ये समझ पाना मुश्किल है कि कौन सी सही न्यूज़ है और कौन सी गलत। तो इसके कारण फेक न्यूज़ और अफवाह जैसी चीज़ें भी फैलती हैं। उसके साथ ही साथ आजकल हम एक फोमो जैसा टर्म, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ पीछे छूट जाने की जो अवधारणा एक नई जन्मी है, जो अब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है आजकल के टीन में और सभी लोग जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पर लोग अपने जीवन को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं और एक तुलना का या कंपैरिजन का भाव हमेशा व्यक्ति के जहन में रहता है और जिसके कारण एक मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करता है नया मीडिया। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया जैसा जो देश है उसने अपने यहाँ 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरीके से बैन कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं एक और संकट निजता का संकट है, जहाँ पर जो डेटा है हमारा उसको बड़ी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं अपने यहाँ एल्गोरिदम और एडवर्टीजमेंट जैसे पॉपअप इस्तेमाल करने के लिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो नया मीडिया है वो एक शक्तिशाली उपकरण है जिसने मूक को मुखर करने का काम किया है, परंतु उसके साथ ही कई सारे चुनौतियां भी हमारे सामने आई हैं। तो इसलिए ये हमारा दायित्व है कि हम मीडिया के गुलाम न बने, हम मीडिया के स्वामी बने, तभी ये नया मीडिया हमारे स्वर्णिम भविष्य का सही आधार बन पाएगा। धन्यवाद। कम समय में बहुत सारी बातें प्रियंका ने कही। ऐसे ही कम समय में अधिक बातें, गागर में सागर भरते हुए आपसे अपेक्षा है भरने की। चंदन पाल सिंह जी, दिल्ली विश्वविद्यालय से, 2 मिनट केवल। सभी को नमस्कार। मेरा विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा, समावेशी और सहअस्तित्व की परंपरा का वैश्विक संदर्भ। सार और निष्कर्ष पढ़ूंगा। सार है, वर्तमान संसार वैश्वीकरण के दौर से गुजर रहा है, जिसमें पूरा विश्व एक परिवार होने की तरफ बढ़ रहा है। जब संपूर्ण विश्व एक साझे भविष्य की तरफ अग्रसर हो तो ऐसे में उसके सामने नेतृत्व की चुनौती पेश आती है। प्रस्तुत शोध आलेख में रेखांकित करने का प्रयास किया गया है कि यह अब भारत की प्रतिस्पर्धा
अन्य विकसित राष्ट्रों से केवल विकास की नहीं रह गई है, बल्कि विश्व का नेतृत्वकर्ता मार्गदर्शक के रूप में खुद को प्रतिष्ठित करने की है। विश्व नेतृत्व की यह चुनौती भारत के समक्ष एक अवसर के रूप में प्रस्तुत हुई है। भारतीय ज्ञान परंपरा में ही वह ऊर्जा और संवेदन शक्ति मौजूद है जो विश्व की भिन्नताओं को आत्मसात कर आगे बढ़ सकती है। यही एक ऐसी परंपरा है जो विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित है, जिसके मूल में ही समावेशन और सहअस्तित्व की भावना निहित है। ऐसे में भारत के लिए अपनी शिक्षा पद्धति का मूल्यांकन नितांत आवश्यक हो जाता है। यह शोध आलेख भारतीय ज्ञान परंपरा के परिदृश्य और उसकी प्रासंगिकता को वैश्विक संदर्भ में चिन्हित करता है। निष्कर्ष है, भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की चेतना से प्रेरित है, जिसके लिए सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और वसुधैव कुटुंबकम जैसे विचार आप्त वाक्य हैं। इसमें निहित जीवंतता, प्रवाह मान्यता और प्रबल ग्रहणशीलता के मूल में विरुद्धों का सामंजस्य करने की अक्षुण शक्ति को देखा जा सकता है। ध्यातव्य रहे, आज भारत जितना विविधतापूर्ण है, उतना ही वैविध्य भरा उसका इतिहास भी रहा है। ऐसे में तमाम मतभेद और अंतर्विरोधों का होना स्वाभाविक है, किंतु इन मतभेदों और अंतर्विरोधों के संघर्ष करते हुए सामंजस्य स्थापित करना असाधारण कार्य है, जिसे भारतीय ज्ञान परंपरा ने पूर्णतः सिद्ध किया है। जो परंपरा भारत जैसे विविधतापूर्ण देश की व्यवस्था का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकती है, सामंजस्य स्थापित कर सकती है, उसे इस हद तक समृद्ध कर सकती है कि आज संपूर्ण संसार उसका मुंह ताकता फिरे। उससे उम्मीद लगाए बैठे तो निश्चित तौर पर वह परंपरा विश्व के अंतर्विरोधों को भी धारण करने का सामर्थ्य रखती है और समस्त अंतर्विरोधों की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से गुजर कर निरंतर गतिशील बने रह सकती है। इन्हीं अर्थों में भारत विश्व पटल पर गुरु मार्गदर्शक की भूमिका में देखा जा रहा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा टकराव की नहीं, सामंजस्य की संस्कृति और ज्ञान परंपरा है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। अंशुमान जी जल्दी आए। क्या विषय है? भारतीय भाषा। सभी को धन्यवाद। मंच पर सब अतिथियों को भी नमस्कार और सहपाठियों को भी नमस्कार। मेरा नाम अंशुमान सिंह है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ। मैं शोधसार और निष्कर्ष के रूप में ही अपने शोध पत्र को निष्कर्षित करूँगा। शोधसार भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है भाष व्यक्तायाम वाची, अर्थात व्यक्तवाणी, तथा भाषेत व्यक्तवांग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में संप्रेषित की जाती है। भारत की भाषाएं केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और बौद्धिक परंपरा की संवाहक रही हैं। संस्कृत को भारतीय ज्ञान परंपरा की मूल भाषा माना गया है, जिसमें वेद, उपनिषद, दर्शन, गणित, खगोल और विज्ञान के महत्वपूर्ण ग्रंथ रचे गए हैं। बौद्ध एवं जैन परंपराओं में पाली और प्राकृत भाषाओं का विशेष योगदान रहा है। हिंदी और उसकी उपभाषाओं अवधी, ब्रज, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी आदि में साहित्य, दर्शन और सामाजिक चेतना का व्यापक विकास हुआ है। दक्षिण भारत में तमिल भाषा के संगम साहित्य, तिरुक्कुरल, आयुर्वेद, गणित, खगोल और रसायन विज्ञान से संबंधित ग्रंथों में ज्ञान विज्ञान को समृद्ध किया है। इसी प्रकार बंगला, ओडिया, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं में दर्शन, भक्ति और लोक ज्ञान और विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी विचार और भाषा को लेकर एक विशिष्ट विचार प्रकट किया है, जो इसे मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सभी भाषाओं को उज्जवल, शानदार बताना चाहिए। हमें अपनी भाषा में ही शिक्षा लेनी चाहिए। इसके क्या मायने हैं, इससे ज़्यादा समझने का यह स्थान नहीं है। जो अंग्रेजी पुस्तकें काम की हैं, उनका हमें अपनी भाषा में अनुवाद करना होगा। बहुत से शास्त्र सीखने का दम्भ और वहम हमें छोड़ना होगा। सबसे पहले तो धर्म की शिक्षा या नीति की शिक्षा दी जानी चाहिए। हर एक पढ़े लिखे हिंदुस्तानी को अपनी भाषा का, हिंदू को संस्कृत का, मुसलमान को अरबी का, पारसी को और सबको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। कुछ हिंदुओं को अरबी और कुछ मुसलमानों को, पारसियों को संस्कृत सीखनी चाहिए। सारे हिंदुस्तान के लिए जो भाषा चाहिए वह तो हिंदी होनी ही चाहिए। अंत में मैं निष्कर्ष में पढ़ूंगा। एक अंतिम प्रतिभागी के रूप में बहुत जल्दी 1 मिनट केवल। प्रीति आइए, स्वागत है। यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम है। जैसे कि समय की बहुत ज़्यादा ही पाबंदी है, तो इसीलिए सबको ही बोल ही दिए हैं। और भारतीय ज्ञान परंपरा पे तो बहुत कुछ बातें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी संक्षेप में मैं कुछ कहना चाहती हूँ।
भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति की आत्मा भारतीय भाषाओं एवं उसकी बोलियों में ही सुरक्षित है। भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि संस्कृति की चेतना, इतिहास की स्मृति और भविष्य की दिशा है। भाषा केवल संवाद का माध्यम ही नहीं, बल्कि वह व्यक्ति के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारतीय भाषाएं संघर्ष नहीं, असहस्तित्व की भावना सिखाती है। या अपनी भारतीय भाषाओं को सशक्त करेंगे तो हमारी ज्ञान परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, समाज, संस्कार, संवेदना आदि स्वतः ही सशक्त होगी। आज अति आवश्यक है कि हम भारतीय भाषाओं को केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि शैक्षणिक, प्रशासनिक और वैज्ञानिक स्तर पर भी समर्थ बनाएं। तभी भारत अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़कर आधुनिक विश्व में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकेगा, क्योंकि भारतीय भाषाओं से ही हम अपनी आध्यात्मिक चेतना में, सांस्कृतिक चेतना, वैचारिक चेतना में, व्यवहारिक चेतना में सशक्त होते हैं। भाषा बचेगी तो संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा बचेगी, और संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा बचेगी तो राष्ट्र बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृति बचेगी तभी राष्ट्र बचेगा। एक बार हम सब अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। दिल्ली विश्वविद्यालय के ही दौलतराम महाविद्यालय से हमारे बीच में वहाँ के प्राध्यापक संतोष कुमार जी भी उपस्थित हैं। एक बार आपका भी हम तालियों से स्वागत करते हैं। अब बिना किसी देरी के आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में हैं प्रोफेसर श्रीनिवास त्यागी जी। बहुत संक्षेप में कुछ बातें मैं उस समय परिचय में बतानी छूट गई थी। भारतेंदु पर आपका रिसर्च है। आधुनिकता के आईने में भारतेंदु और आलोचक भारतेंदु, दो आपकी पुस्तकें प्रकाशित हैं। लगभग 10 पुस्तकों में आपके अध्याय हैं एवं लगभग 20 शोध आलेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके प्रकाशित हैं। इसके अतिरिक्त एक बात का और उल्लेख करना चाहूँगा मैं कि रामायण विषय पर बहुत लंबा एक साप्ताहिक वेब कार्यक्रम, लगभग 100 उसके 108 के श्रृंखला में रामायण के इर्द गिर्द राष्ट्रीय स्तर का वेबिनार टाइप या एक चर्चा परिचर्चा आपने आयोजित की। बड़ी सफल वो कार्यक्रम रहा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार तालियों से स्वागत करें और मैं प्रोफेसर श्रीनिवास जी से अनुरोध करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज के इस शोध प्रपत्र वाचन के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर हरेंद्र कुमार सर और संचालक बड़े भाई मित्र डॉक्टर जितेंद्र कालरा जी, संतोष जी और आप सभी शोधार्थी जिन्होंने प्रपत्रों का वाचन किया। कुल मिलाकर आज 15 प्रपत्रों का वाचन हुआ, जिसमें से 7 प्रपत्र भारतीय ज्ञान परंपरा पर आपने पढ़े। अब समय आपके पास है नहीं, मूलतः एक एक शोधार्थी के पूरे पत्रों का वाचन कराया जाए और कम से कम 10 मिनट दिए जाएं तो लगभग 3 से 4 घंटे का समय चाहिए। तो मैं यही कह सकता हूँ, आपके शोध पत्रों की प्रस्तुति का जो ढंग है वह निश्चित रूप से सभी शोधार्थियों ने बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से अपनी बात को यहाँ रखा। सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और भारतीय ज्ञान परंपरा के बाद मीडिया पर ज़्यादातर लोगों ने शोध पत्र पढ़े। उसके बाद एक शोध पत्र जो प्रारंभ में ही मधु कुमारी जी ने रेखा चित्र पर पढ़ा, और जो अनुवाद पर एक प्रपत्र हमारे सामने आया, जैसे भाषणी का जिक्र हुआ, अनुवादिनी करके भी एक सॉफ्टवेयर है। अभी हम देखते हैं संसद में ये प्रयोग बहुत लंबे समय से हो रहा है, लेकिन अभी अनुवाद के क्षेत्र में तकनीक ने बहुत बड़ी भूमिका हमारे सामने सार्थक भूमिका निभाई है। अभी हम देखें, बड़ी से बड़ी किताबों का अनुवाद बड़ी सहजता से हो सकता है, वो साइंस टेक्नोलॉजी की हों, समाजशास्त्र की हों, मनोविज्ञान की हों, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी भाषा के परिमार्जन के लिए मनुष्य का या अनुवादक का हस्तक्षेप सदैव बना रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। कभी भी परिपूर्ण रूप से जो हमारे पास तकनीक है वो इतनी सक्षम नहीं हो सकती कि उसका सटीक और एक
प्रकार से अनुवाद भावों का भी होता है, केवल भाषा का नहीं होता, संस्कृति का भी होता है, मिथकों का भी होता है। तो अनुवाद केवल भाषा का नहीं होता, तो वो भी एक चुनौती बनी रहेगी जिसमें हमारी और आप जैसे लोगों की भूमिका रहेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय को कह सकते हैं राष्ट्रव्यापी बना दिया। इससे पहले भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा होती नहीं थी, और सत्य ये है कि जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है 1947 से लेके अब तक, उसने भारतीय ज्ञान परंपरा को लगभग उपेक्षित किया है। उस पाठ्यक्रम का वो हिस्सा नहीं बन पाई है, अभी भी नहीं है। जितनी हम चर्चा कर रहे हैं उतनी भी नहीं है। और जो एक कोट किया कि ज्ञान को जीवन आचरण में उतार सकें, सत्य ये है हम सब लोग अपने ज्ञान को जीवन आचरण में नहीं उतार रहे। कबीर बहुत पहले कह रहे हैं, सांच कहो तो मारन धावे, साधु जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। तो जो आचरण का द्वैत है वो समाज की बहुत बड़ी समस्या है, और इसके पीछे कारण ये है कि हमने अपनी ज्ञान परंपरा को, जीवन पद्धति को लंबे समय से छोड़ दिया है। कम से कम ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे 712 से लेकर के 1947 तक तो मिलते हैं। 712 में पहली बार सिंध पर आक्रमण होता है, 1947 में अंग्रेज छोड़ के जाते हैं। जाने के बावजूद भी हमने अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा शिक्षा व्यवस्था में जिस प्रकार का व्यवहार किया है, एक भाषा सूत्र लागू किया गया था, उसको भी हमने ईमानदारी से व्यवहार में उपयोग में नहीं लाए हम लोग। और हम लोग मजबूरी में 10वीं तक संस्कृत पढ़ लेते हैं। अब तो फ्रेंच भी उपलब्ध है, जर्मन भी उपलब्ध है, रसियन भी। जो प्राइमरी से लेके 12वीं तक के स्कूलों में, जो दिल्ली जैसे महानगरों में विद्यालय हैं, वहाँ विदेशी भाषाओं के रूप में बहुत सारी भाषाएं उपलब्ध हैं। तो सवाल वही है कि हम इतने बड़े देश में, जो हमारा 140 करोड़ की आबादी का देश है, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। वो कर नहीं पा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति निश्चित रूप से कुछ प्रयास करती है, लेकिन संकट वही है, हमारे देश में नीतियां तो बहुत सुंदर बनती आ रही हैं, लेकिन उनका जो क्रियान्वयन है, इम्प्लीमेंटेशन है, वह लगभग टाइम फिश जैसा ही रहता है। तो मैं आप सभी शोधार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आज इन शोध पत्रों को सुनकर के मुझे लगता है कि बड़े आयोजन हमारे युवा शोधार्थियों के लिए ही होने चाहिए। मुझे जो लगता है कि जो भी शोध पत्र लिख के ला रहा है उसको पूरा सुना जाए और उसका पूर्ण मूल्यांकन किया जाए कि उसके शोध पत्र की क्या मतलब क्वालिटी है, क्या उसने नया लिखा है। लेकिन ऐसा भारतीय ज्ञान परंपरा के समाज में हो नहीं रहा है। तो आशा करते हैं कि हरिंदर सर और जितेंद्र जी और हम लोग मिलकर के ऐसा कुछ प्रयास भविष्य में करेंगे। इस कामना के साथ पुनः मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और जैसा आपने कहा, पिछली बार दूसरे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन में हमने एक ही सत्र रखा था शोध पत्र वाचन का, इस वर्ष 2 रखे हैं। और जैसा आप संकेत कर रहे हैं तो हो सकता है कि अगली बार 3 हो जाए। और आपने जो किया कि कुछ आयोजन केवल इसी लिए होने चाहिए। बहुत सुंदर जी। और सर ने भाषिणी के साथ अनुवादिनी की भी चर्चा की। तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी समानांतर एक सत्र इसी भवन में चल रहा है अनुवाद और प्रौद्योगिकी पर। उसमें जिन्होंने अनुवादिनी को डेवलप किया है, श्रीमान बुद्धा चंद्रशेखर जी AICT में हैं, वो आए हुए हैं। भोजन के समय में हम उनसे मिल भी सकते हैं, तो एक अच्छा अवसर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सर का तालियों से हम फिर से अभिनंदन करें त्यागी जी का।
अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र प्रोफेसर हरिंद्र कुमार जी, कुछ चीज़ें उस समय छूट गई थी। लगभग 28 वर्ष का आपका शिक्षण का अनुभव है, 25 से अधिक आपके शोधालेख हैं, 2 आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, 4 पुस्तकों में आपका सहयोगी लेखन के रूप में हैं आप, और भारत सरकार के लोक शिकायत, कार्मिक प्रशिक्षण एवं पेंशन मंत्रालय में 2017 से 19 तक 2 वर्ष तक आप राजभाषा सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी आपने कार्य किया है। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ था सर? हाँ, मॉरिशस में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा आपने प्रतिनिधित्व किया है। और देखिए, शिक्षक में और अनुभवी शिक्षक में क्या फ़र्क होता है, वो मैं अभी एक बार उनका आमंत्रित करने से पहले कि मैं कह रहा था कि सबको अवसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन सर ने कहा कि नहीं, कम बुलवा लीजिए, लेकिन अवसर सबको देना है। तो ये एक अनुभवी शिक्षक की पहचान होती है। बहुत बहुत अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। कार्यक्रम के संचालक जितेंद्र वीर जी, जो लगभग बीच में अध्यक्ष भूमिका में भी रहे, तो मुझे लगता था कि शायद ये मान चुके थे कि हरिंद्र जी नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा जो इतिहास है वो कई बार यही होता है कि किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाता हूँ कि मैं पहुँच नहीं पाता, लेकिन इन्होंने दोनों मार्ग सुरक्षित रखे। और जिस तरह से प्रोफेसर श्रीनिवास त्यागी जी ने ये वक्तव्य रखा, मुझे लगता है कि इतना सारगर्भित वक्तव्य हमारे एक शिक्षक हुआ करते थे, श्रीनिवास शर्मा जी। तो जब मैं इनको सुन रहा था तो साहित्यिक निबंध में उनका एक बड़ा हम एक ग्रंथ पढ़ा करते थे, तो मुझे लगता था कि उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में गागर में सागर भरने की भूमिका वह अदा कर दी है और उसको स्पष्ट कर दिया है। बाकी मेरे मित्र संतोष जी बैठे हैं और आप सब ने इतने कम समय में शोध पत्र प्रस्तुति मुख्यतः क्या होती है, वह यही होती है कि आपने अपने शोध पत्र के मुख्य बिंदु को 2 मिनट में स्पष्ट कर दिया। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। ये पूरा कार्यक्रम मैं बाहर से देख रहा था, अंदर तक आने में, और 3 अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन, तो मुझे 2-3 व्यक्ति उनके नाम लेने का एक अवसर मुझे मिला है कि इस पूरे कार्यक्रमों के पीछे, क्योंकि शायद 15 साल पहले मैं भी इस समिति और इस तरह के आयोजनों के साथ लगातार जुड़ा हुआ था, और अनिल जोशी जी इसके ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे महत्वपूर्ण सूत्रधार हैं, जो अक्षरम में अक्सर अपने आप सामने नहीं आते थे और हम सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्यक्रम में उस भूमिका में रखते थे। नरेश शांडिल्य, शशिकांत, ये एक ऐसी टीम थी, शशिकांत जी ये जो रचनाकार भी रहे हैं और साथ साथ आयोजक भी रहे हैं। तो आज इतने भव्य रूप में हम पहुँचे हैं, उसकी एक बहुत शानदार, एक बहुत अतीत उसका सुंदर है। और जिन भारतीय भाषाओं की हम बात करते हैं, एक व्यक्ति हैं जिनका मैं अक्सर, जब मैं हो सकता है सामने होते तो मैं संकोच में नाम नहीं लेता, आदरणीय संतोष तनेजा जी, जो भारतीय भाषाओं के लिए प्रतिबद्ध थे और आज से नहीं 20-25 साल से वह इस कार्य के लिए वह लगातार निरंतर सत्ता से, सरकार से, व्यक्ति से निरंतर मिलते हुए उन्होंने ये उनके एक सीधे सीधे उनकी जो मेहनत है उनका परिणाम है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन भारतीय भाषाओं को बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला। अंतिम बात, क्योंकि जब तक जितेंद्र जी कहें कि क्योंकि सामने इधर भोजन है और मुझे बता चुके हैं कि भोजन सामने ही है और उसका समय भी निश्चित है, तो अंतिम महत्वपूर्ण बात वह यह कि आज आवश्यकता है हमें ये बताने की कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है,
न्यू मीडिया हम देख रहे हैं, अनुवाद हमारी आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आपने बताया वो आवश्यकता बन गया। तो इस तरह से भारतीय भाषाओं, क्योंकि हम जब विश्व को एक परिवार मान रहे हैं तो अपने पूरे भारत में तो विविधताओं का देश है, तो हम इसमें अनेकता में एकता की बात कहते ही हैं। तो इस पूरे परिदृश्य में हमें ध्यान आता कि आज आवश्यकता है, नहीं तो हम पहले जब ये कहा करते थे नमन्ति फलिनो जना नमन्ति गुणिनो जना शुष्काश्च वृक्षाश्च न नमन्ति कदाचन, या आपने उसका एक शोधार्थी ने एक उसका उदाहरण बताया, ये शाम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ये सब हम लोग ये पढ़े थे, ये भारतीय ज्ञान परंपरा। बस अंतर ये था कि तब हम इन बहुत सारी नई चीज़ों में इनको बीच में दबा नहीं पाए थे। आज विविधताएं बहुत हैं, विविधताओं में हमें इनको निकालना पड़ रहा है कि ये ही हमारे मूल्य हैं, ये ही हमारे ज्ञान के साधन हैं। इसलिए आज हमें शिक्षा और साक्षरता में अंतर समझना होगा। हम साक्षरता का जो दर है वो बढ़ा रहे हैं, शिक्षा का दर कम हो रहा है, और जब शिक्षा का दर बढ़ेगा किससे? भारतीय ज्ञान परंपरा से शिक्षा का दर निश्चित रूप से बढ़ेगा। एक छोटी सी बात कि हम लोग जैसे हमने धर्म की बात की, अब हम नए जो सोच है उसमें धर्म और संप्रदाय, धर्म और पंथ, इसको थोड़ा सा भेद कर देंगे तो और ज़्यादा बेहतर हम अपनी बात को कह पाएंगे। आप सबको पुनः साधुवाद, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मुझे मेरे मित्र जो है जितेंद्र जी ने याद किया, और अनिल जोशी जी मुझे एकदम बाहर आते ही मिल गए। आप बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हरिंद्र सर। आप दोनों लोग मुख्य अतिथि प्रोफेसर त्यागी जी, प्रोफेसर हरिंद्र जी समय निकाल करके हमारे बीच में आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नाम उन्होंने लिया, संतोष तनेजा जी। तो भारतीय भाषाओं के रूप में आज यूपीएससी में और उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो हम भारतीय भाषाओं का स्थान देखते हैं, मैं जानता हूं कि उसके पीछे माननीय संतोष तनेजा जी रहे हैं वहां तक स्थिति आने में। तो आपने स्मरण किया उनका भी। और एक चीज़ के साथ बस मैं अंतिम केस, इतना उन्होंने कहा कि बड़ा भव्य आयोजन है, तो कल इसका उद्घाटन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने किया, और समापन भी कल जो है वो उसमें लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी आ रहे हैं। तो मैं अपने दोनों माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्य अतिथि और अपने मित्र संतोष जी से कहूँगा कि कल भी समय निकालकर उस समापन सत्र में भी अवश्य पधारें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तुरंत भोजन के लिए चलेंगे पीछे ही।